नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, शुरुआत कर रहे हैं मातेश्वरी का नाम लेकर आज राजस्थान ज्योग्राफी। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी शुरुआत करने से पहले आपको एक राय देना चाहता हूं कि हमने इस HPS याद रखिएगा HPS एजुटेक चैनल पर एक राजस्थान का मैप डाला है। पहला दोस्तों समझाया है, ध्यान रखिएगा उस मैप को आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार दो बार देखें। हालांकि वो फर्स्ट क्लास थी दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। राजस्थान के 3300 जिले दोस्तों आपको याद हो जाने चाहिए, तब ही आपको जाकर राजस्थान की ज्योग्राफी शानदार तरीके से समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर होगा राजस्थान का परिचय। क्या नाम है? राजस्थान का परिचय, जिसमें अपन स्थिति, विस्तार सब कुछ देखेंगे दोस्तों। लगभग 2 वीडियोज में यह काम समाप्त कर देंगे अपन। तो देखिए, राजस्थान का परिचय अपन शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका पार्ट 1 है। एक एक फैक्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आज अपन जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, यह राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंड, जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड जिन्हें अपन कहते हैं, थोड़ा समझ से बाहर जा रहा होगा लेकिन मैं समझाऊंगा। विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का ही एक भाग माना जाता है दोस्तों। सामान्य रूप में अपन दोस्तों मेसोजोइक युग, एक ज्योग्राफी का युग होता है, थोड़ा समझना। उस युग में बात करें तो दोस्तों यह समस्त भूभाग जो था आज दुनिया का, वो एक पेंजिया के रूप में था, पेंजिया के रूप में था। और दोस्तों इसके चारों ओर जो जलीय राशि थी वो पैंथालासा। समझ लेना, इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। यह वैगनर का सिद्धांत है और राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। यह सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, हर सवाल पूछा हुआ मैं आपके सामने रखूंगा। तो राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। वो क्यों है तो समझना। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष माना जाता है। कैसे दोस्तों? यह जो संपूर्ण भूभाग था पेंजिया, वैगनर के अनुसार चारों ओर जलीय राशि पैंथालासा। जैसे ही दोस्तों इसमें क्या हुआ, ध्यान रखना दोस्तों, जब इस पेंजिया में विस्फोट हुआ और पेंजिया 2 भूखंडों में टूट गया। ध्यान रखना, जैसे ये टूटा तो ये जलीय राशि इसके बीच में भर गई। हालांकि वैगनर के विस्तार सिद्धांत में संपूर्ण जानकारी अपन देंगे। तो दोस्तों जल राशि यहां पर बीच में भर गई, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। समझिएगा इस चीज को, टेथिस सागर। दोस्तों ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड, ध्यान रखना। और दक्षिणवर्ती जो भाग कहलाया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। समझ में आ गई बात आपको साथियों? गोंडवाना लैंड कहलाया। अब दोस्तों अंगारा लैंड से जितने भी उत्तरी महाद्वीप है वो बने, गोंडवाना लैंड से दक्षिणी महाद्वीप बने थे, जिसमें अफ्रीका जो है वो गोंडवाना लैंड से निर्मित था। अफ्रीका से ही दोस्तों अलग होकर हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो दोस्तों निर्मित हुआ। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही अवशेष माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह राजस्थान जो है इस प्रायद्वीपीय भाग जो है इसका एक भाग माना जाता है। इसलिए राजस्थान भी विश्व का प्राचीनतम भूभाग हुआ। दूसरी बात, अरावली पर्वतमाला दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो वो भी दोस्तों सबसे प्राचीन अवशेष के रूप में है। तीसरी बात मैं करूं तो दोस्तों वो बात की बात है, हालांकि प्लेट सिद्धांत में समझेंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों संवहनीय धाराओं से प्लेटों का निर्माण हुआ, और ध्यान रखिएगा भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी, जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोस्तों यूरेशियन प्लेट जो है वो भारी थी घनत्व में। ध्यान रखना, यह प्लेट नीचे घुस गई, जिससे ध्यान रखेगा एक द्रोणी का निर्माण हुआ। कहां पर? यह जो आज गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, और टेथिस सागर जो मलबा था उससे साथियों हिमालय का निर्माण हुआ। हम वो बात की बात है प्लेट सिद्धांत में देखेंगे। इतना जरूर याद रखें, एग्जामिनर आजकल के सवालों का ट्रेंड बदल गया है। मैंने आपको एक वीडियो दोस्तों जारी किया है जिसमें
आजकल के प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं उनके बारे में बात किए तो आप जरूर ध्यान रखें इनका। राजस्थान जो है प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष माना जाता है। तो कौन कौन से भूखंड, तो देखो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और दूसरा है दोस्तों टेथिस सागर। तो गोंडवाना लैंड की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में पर्वतमालाएं जैसे अरावली पर्वतमाला है, यह प्राचीनतम भूखंड है, तो यह गोंडवाना लैंड का ही अंश है, गोंडवाना लैंड से संबंधित है। और ध्यान रखना पठार, कौन से पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है हमारे दक्षिणवर्ती राजस्थान में, विंध्यन का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, सवाल पटवारी 2015 में पूछा था कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान में पाए जाने वाले पर्वत जिनमें अरावली पर्वतमाला मुख्य है और पठार दक्षिणी पूर्वी जो मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है, ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग जो है दोस्तों मरुस्थलीय इलाका, ध्यान रखिएगा यह टेथिस सागर का अवशेष है। बताया जाता है कि यह प्राचीन समय में एक महासमुद्र रहा होगा, तो यह टेथिस सागर का अवशेष है। कौन से दोस्तों, मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र जो है राजस्थान में वो टेथिस सागर का अवशेष है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों ध्यान रखें, पर्वत पठार गोंडवाना लैंड, मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र टेथिस सागर के अवशेष है राजस्थान में। क्लियर हुई बात। चलो अब दोस्तों हम कहते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल जो है यह टेथिस सागर का अवशेष है, तो किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यह टेथिस सागर के अवशेष है, तो कुछ साक्ष्य है दोस्तों, टेथिस सागर के अवशेष बताने के कुछ साक्ष्य है। जैसे देखो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों लवणीय झीलों का मिलना, पश्चिमी राजस्थान में लवणीय झीलें खूब है, नमकीन झीलें खूब मिलती है। जैसे देखेगा मैं आपके सामने बात करूं, सांबर झील है, फड़ोदी झील है, कुचामन झील है, डीडवाना है, पचपदरा है, लूणकरणसर है। यह दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो है इसी टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। दूसरा, कुछ समुद्री खनिज संसाधनों की भी दोस्तों भरपूर हमें प्राप्ति हुई है, वो भी पश्चिमी राजस्थान में, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, लिग्नाइट कोयला है, जिप्सम है, लाइमस्टोन चूना पत्थर है, यह सब दोस्तों समुद्री खनिज है। ध्यान रखिएगा इसीलिए यह पश्चिमी राजस्थान में मिल रहे हैं। इस आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र में टेथिस सागर रहा होगा, टेथिस सागर के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं जिप्सम खनिज, तो बीकानेर गंगानगर में खूब है साथियों, नागौर में, बीकानेर में जामसर खान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों जिप्सम के लिए। इसी प्रकार हमारे चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए दोस्तों गंगानगर से लेकर अपन बात करें जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो यहां पर खूब प्राकृतिक गैस, कोयला और हमें प्राकृतिक तेल जो है मिलता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, आज जो अपन राजस्थान कह रहे हैं, इस राजस्थान का नामकरण राजस्थान कैसे हुआ, तो मैं लिखूंगा नहीं, आप एक एक फैक्ट को समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं तो राजस्थान के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मैं बात करूं तो राजस्थान शब्द जैसा शब्द जो है वो हमें सिरोही जिले में ध्यान रखना, सिरोही में बसंतगढ़ है, क्या नाम है, बसंतगढ़। सिरोही में बसंतगढ़ नामक स्थान पर एक माता जी का मंदिर है साथियों, जिसका नाम है सीमल माता। क्या नाम है, सीमल माता, या कई पर खिमल माता भी लिखा हुआ मिलता है। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, पहली बार दोस्तों राजस्थान के लिए, राजस्थान शब्द की मैं अगर बात करूं
तो ध्यान रखिएगा पुरातात्विक स्रोत में मिलता है, जिसमें दोस्तों सिरोही जिले के बसंतगढ़ में एक माता जी का मंदिर है, सीमल माता या खीमल माता का जो मंदिर है, वहां पर 682 विक्रम संवत का एक शिलालेख लगा हुआ है। कब का? 682 का। वे अगर इसको सन में बदले दोस्तों तो लगभग 750 के आसपास का है। उस शिलालेख में दोस्तों शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है? यह शब्द मिलता है राजस्थानी यादित्य। ध्यान से समझ लेना, कहीं से भी एग्जामिनर जो है सवाल उठा सकता है। वापस बोल रहा हूं, सिरोही जिले के बसंतगढ़ नामक स्थान पर सीमल माता या खीमल माता जी का मंदिर है। इस मंदिर में 682 विक्रम संवत का एक शिलालेख है साथियों, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है। चलिए अब दोस्तों मैं साहित्यिक दृष्टि से बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान शब्द कहां पर लिखा हुआ मिलेगा? नाम सुना होगा दोस्तों आपने, जोधपुर रियासत में जसवंत सिंह दरबार का। जसवंत सिंह प्रथम के समय में साथियों एक बहुत ही प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार था, जिनका नाम था मुहुड़ोत नैण सिंह। याद रखना, मारवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं इसको। और दोस्तों कहने वाले थे मुंशी देवी प्रसाद। एक एक लाइन को साथ में दोस्तों जोड़ते हुए लिखे। जरूरी नहीं है कि यहां से बताया गया सवाल पूछा नहीं जाए, किसी भी पेपर में कोई भी सवाल उठाया जा सकता है, इसलिए फैक्ट को नोट करते रहे। मुहुड़ोत नैण सिंह ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा जो ख्यात थी नैण सिरी ख्यात। नैण सिरी ख्यात, इस ख्यात में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यह साहित्यिक स्रोत है दोस्तों। सबसे पहले समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए फिर दोस्तों मैं बात करूं तो देखिए, एक आयरलैंड के प्रसिद्ध यूरोपियन कमांडर थे दोस्तों। आगे मैं बात कर रहा हूं, आपने इनका नाम सुना होगा, जॉर्ज थॉमस। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे ये दोस्तों, आयरलैंड के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आधुनिक इतिहास की बात करूं तो हमारे आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस जो रहे वो एक यूरोपियन कमांडर थे और दोस्तों ग्वालियर के शासक, ध्यान रखना, ग्वालियर के शासक दौलत राव, मराठा शासक थे ग्वालियर में, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, ध्यान रखना, दौलत राव सिंधिया के दरबार में आए थे दोस्तों एक यूरोपियन कमांडर बनकर। ध्यान रखना, कौन? जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड के निवासी। इनकी जो मृत्यु होती है वो बीकानेर में होती है, बीकानेर में होती है। ध्यान रखना, यह जो जॉर्ज थॉमस है दोस्तों, जब ग्वालियर में आए यूरोपियन कमांडर बन करके, कब? दौलत राव सिंधिया के समय। तो दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर रियासत के पश्चिम में, भाई ग्वालियर एमपी में है, ग्वालियर रियासत के पश्चिम में जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों का इतिहास लिखने के लिए इनको भेजा। कहां पर इनकी नियुक्ति की दोस्तों? पश्चिमी रियासतों में। इसलिए ध्यान रखना, इन्होंने दोस्तों क्या है, इन्होंने सबसे पहले यहां पर जब आए पश्चिमी रियासतों में जब आए थे तो ध्यान, इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहां पर राजपूत राजाओं की संख्या ज्यादा थी। राजस्थान जो आज का है वो अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, लेकिन राजा महाराजाओं की अधिकता होने के कारण इस भूभाग का नाम सबसे पहले दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, नोट करना इस बात को, जॉर्ज थॉमस ने साथियों 1800 ईस्वी में, 1800 में ध्यान रखना, क्या किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द कहा, किसको दोस्तों? राजपूताना शब्द कहा। ध्यान रखना, राजपूताना शब्द सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द कहा था जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन उन्होंने केवल कहा था,
इनका जो लिखित प्रमाण है वो कहां पर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हीं के एक शिष्य हुए, ये आयरलैंड के थे, इन्हीं के एक शिष्य हुए दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें साथियों, लिखावट पर कम ध्यान दें। विलियम फ्रैंकलिन इन्हीं के एक शिष्य हुए। काफी दिनों से दोस्तों स्वास्थ्य खराब चल रहा है, लेकिन इस चैनल पर उतरे बिना तो हमें वो कह रहे हैं खुशी नहीं मिलती, इसलिए स्वास्थ्य को साइड में रखा और आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आ गए। इसलिए शायद आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी, आ जाएगी। आप आराम से समझे, सुने और पढ़िए दोस्तों, मौका आपके हाथ में है। तो विलियम फ्रैंकलिन जो है इनके शिष्य हुए। 1805 में एक किताब लिखी दोस्तों, बहुत ध्यान रखना इसका नाम, मिलिट्री मेमोयार्ज ऑफ जॉर्ज थॉम्स। ध्यान रखना, वापस किताब का नाम मिलिट्री मेमोयार्ज ऑफ जॉर्ज थॉम्स 1805। जॉर्ज थॉम्स ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और लिखित प्रमाण जो पहली बार मिला वो मिला दोस्तों इन्हीं के शिष्य थे विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोयार्ज ऑफ जॉर्ज थॉम्स। इस किताब के 349 नंबर पेज पर दोस्तों यह राजपूताना शब्द लिखा गया है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं अपन। आगे जो राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ वो दोस्तों 1829 में उदयपुर और बूंदी, ध्यान से सुनना, उदयपुर व बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे कर्नल जेम्स टोड। और इनकी रुचि दोस्तों राजस्थान के इतिहास लिखने में काफी शानदार थी। इन्होंने घोड़े पर बैठकर समस्त राजस्थान का आधुनिक इतिहास दोस्तों लिखा। घोड़े पर बैठकर घूमे इसलिए दोस्तों इन्हीं को कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा जो है ये यही कर्नल जेम्स टोड है। ये हालांकि पहले एजीजी भी थे साथियों, ध्यान रखना। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को ही कहते हैं। उदयपुर में बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास जो लिखा वो काफी प्रमाणित इतिहास माना जाता है। हालांकि वो अंग्रेज थे, इसलिए उनको इतनी ये जो लिखावट थी हमारी राजस्थानी वो समझ में नहीं आई, लिपि वगैरह इनको समझ में इतनी नहीं आई। फिर भी इन्होंने जो इतिहास जो लिखा वो काफी प्रामाणिक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा, हालांकि 2 ग्रंथ लिखे दोस्तों, लेकिन जिसमें अपने को राजस्थान नाम मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड का जो ग्रंथ है उसका नाम है दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। इस ग्रंथ में, हालांकि इसका दूसरा नाम है दोस्तों दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस ग्रंथ का ही दूसरा नाम है, ध्यान से सुनना, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन सा दोस्तों? राजस्थान, रायथॉन व रजवाड़ा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर दोस्तों सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, कर्नल जेम्स टोड ने किन 3 शब्दों का प्रयोग किया या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया? 3 शब्दों का प्रयोग किया, राजस्थान, रायथॉन और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया था। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करें। अब दोस्तों यह तो हुई हमारे राजस्थान के इतिहास के आधार पर नामकरण की बात। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम को मान्यता कब मिली?
जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस राजस्थान के नाम को संवैधानिक मान्यता दे दी गई और जो आज का पूर्ण राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बना। रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनिएगा। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के नाम को संवैधानिक मान्यता दे दी गई और दोस्तों पूर्ण रूप से जो राजस्थान बना वो 1 नवंबर 1956 को बना। दोस्तों यह मान्यता जो मिली वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मिली। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मिली थी, यह भी आप थोड़ा जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गई बात आपको। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या हुआ, यह राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया। यानी जिस समय आजाद हुए थे हम दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, उस समय राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। 3 ठिकाने थे दोस्तों, 3 ठिकाने थे और एक चिपसिप केंद्र शासित प्रदेश था, जो हम बात करेंगे आगे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में। जो अजमेर था ये चिपसिप और 19 रियासत 3 ठिकाने थी। ये पूर्ण हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। समझ में आ गई। राजस्थान दिवस जो है दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। अभी सवाल पूछा गया था ग्राम सेवक में, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। चलो आगे बात करें साथियों, तो देखो इसमें बताया कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान पूर्ण हो गया, देखो 1 नवंबर 1956 को आज का जो राजस्थान है वो बना दोस्तों। उस समय राजस्थान में 26 जिले थे, 26 जिले और 5 संभाग थे साथियों, 5 संभाग थे। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो आज राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं दोस्तों। तो 26वां जिला जो था दोस्तों वो अजमेर को बनाया गया, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही दोस्तों अजमेर का विलय जो है वो राजस्थान में हुआ था। तो 26वां जिला अजमेर बना और 5 संभाग थे। आज के दिन राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है साथियों, 7 संभाग है, ध्यान रखना दोस्तों। 33 जिले हैं, उस समय 26 थे, तो ये 33 कैसे बने देखते हैं अपन, देखिएगा। आइए दोस्तों ध्यान से सुने। 27वां जिला 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 27वां जिला जो है साथियों वो 1982, ध्यान से सुनना। 26वां जिला अजमेर था। 27वां जिला जो है वो दोस्तों कौन बना था? हमारा 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर। धौलपुर बना था दोस्तों, धौलपुर। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल, तारीख जरूर याद रखें दोस्तों, 15 अप्रैल 1982 को बना। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। यह 3 जिले दोस्तों एक साथ में बने थे। 28वां 12, 29वां दौसा और दोस्तों 30वां राजसमंद। ध्यान से सुनना इस जिलों को, 12, दौसा और राजसमंद, 28, 29, 30, ये तीनों एक दिन ही में ही बनाए गए थे दोस्तों। कब? 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। 31वां जिला जो है दोस्तों वो बना था दोस्तों, ध्यान रखना, गंगानगर को तोड़ करके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो बनाया गया था वो कब बना? 12 जुलाई। रीट का सवाल है भाइयों, 12 जुलाई 1994 में बनाया गया। और 32वां जिला जो है दोस्तों, मैंने जब राजस्थान का मैप बनाया था तो आपको बताया था कि धोखा दिया धौलपुर को करौली ने। कैसे दिया? अलग हो गया साथियों, इसलिए धौलपुर से अलग करके क्या बना दिया? करौली बना दिया 32वां जिला। कब? 19 जुलाई 1997 को। 1997 को दोस्तों ये 32वां जिला हो गया। और 33वां जिला आया प्रतापगढ़,
इसमें 3 जिलों को शामिल किया दोस्तों, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तीनों को तोड़ करके चित्तौड़गढ़ की 3 तहसील ली गई, एक उदयपुर की ली गई और एक बांसवाड़ा की ली गई। 5 तहसीलों को लेकर के प्रतापगढ़ दोस्तों 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनाया गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। यह तो है हमारे राजस्थान में 33 जिले। अब दोस्तों देखो 7 संभाग, वो कैसे? 5 संभाग थे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, तो ये 7 संभाग कैसे बने? दोस्तों बात करूं आपके सामने, अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। ध्यान से सुने, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो है यही मोहनलाल सुखाड़िया है साथियों। अप्रैल 1962 की बात है, अप्रैल 1962 में इन मोहनलाल सुखाड़िया जी जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों देखो, सबसे नीचे अपन बात करें एक उदाहरण के लिए तो तहसील, तहसील से ऊपर पंचायत समिति, उपखंड, जिले, जिले के ऊपर संभागों को बांटा गया था। बीच की व्यवस्था ये संभाग वाली खत्म करवा दी थी, संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। जैसे कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त होता है दोस्तों, संभाग का प्रमुख, ध्यान रखना, तो अप्रैल 1962 में समाप्त करवा दी गई। उसके बाद में ध्यान रखिएगा साथियों, अप्रैल 1962 में जैसे ही समाप्त करवाई तो लगभग 20-25 साल तक कोई संभाग रहा ही नहीं दोस्तों, संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही बात करूं दोस्तों 1987 के लगभग की, और हमारे मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। ध्यान से सुनना, हरिदेव जोशी। गणतंत्र का दिवस था 26 जनवरी। 26 जनवरी, आप विश्वास नहीं करोगे तो पेपर चेक करना दोस्तों। अभी जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ उसमें पूछा कि अजमेर छठा संभाग कब बना, तो देखो 26 जनवरी 1987 को 6 संभाग बना करके वापस संभागीय व्यवस्था को शुरुआत कर दिया हरिदेव जोशी ने। कब किया? 26 जनवरी 1987 को किया था। और 6वां संभाग बनाया अजमेर। कौन सा बनाया? अजमेर संभाग बनाया दोस्तों 6वां। किन्होंने बनाया? हरिदेव जोशी ने। कंसेप्ट किधर हो गया? चलिए अब दोस्तों 7वां संभाग जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, आयरन लेडी के नाम से विख्यात है दोस्तों, राजस्थान की लौह महिला वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को भरतपुर जो है दोस्तों 7वां संभाग बनाया। 7वां संभाग। आज राजस्थान में कितने संभाग है साथियों? 7 संभाग है। कंसेप्ट किधर हो गया? कैसे बने? चलिए कौन कौन से 7 संभाग है देखो दोस्तों। जिलों के ऊपर होता है संभाग, तो ध्यान से सुनना, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। 7 संभाग है। सबसे पहले है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल में नोट करते रहिएगा बात, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं दोस्तों, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही और जैसलमेर। और दोस्तों 6वां जोधपुर खुद। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। याद रहेगा दोस्तों, ये 6 जिले जो जोधपुर संभाग में आते हैं। ध्यान रखना, जोधपुर की खास संभाग की खास विशेषता क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा संभाग है, लेकिन साथियों ध्यान रखना जनसंख्या जो है वो सबसे कम जनसंख्या संभाग नहीं है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस संभाग का है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 सालों में सर्वाधिक आबादी जो बढ़ रही है वो इस संभाग में बढ़ रही है, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। तीसरी बात दोस्तों, यह जो संभाग है इस संभाग में न्यूनतम साक्षरता है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है, क्योंकि जालोर में राजस्थान की सबसे कम साक्षरता है दोस्तों। याद रह जाएगा। चलिए दूसरा संभाग है दोस्तों हमारा, जोधपुर से ऊपर चले तो बीकानेर आ जाएगा। क्या है बीकानेर में? चलिए बीकानेर में दोस्तों कितने जिले आते हैं? 4। एक तो हमारा चूरू, एक गंगानगर, हनुमानगढ़ और दोस्तों बीकानेर खुद। 4 जिले हो गए।
चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। शेखावाटी का चूरू जिला बीकानेर संभाग में आता है। 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों, चूरू और बीकानेर, जहां पर कोई नदी नहीं है, लेकिन अपन बात करते हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ की। तो ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है, शेड्यूल कास्ट की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर मिलेगी दोस्तों? बीकानेर संभाग में मिलेगी। लेकिन आपको प्रतिशत पूछ ले कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, तो जयपुर संभाग में होगा। लेकिन जनसंख्या पूछ ले तो बीकानेर संभाग में होगा। रिपीट कर रहा हूं, बीकानेर संभाग में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, जबकि प्रतिशतता सर्वाधिक होगी जयपुर संभाग में। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कोई खास दोस्तों बीकानेर संभाग में है नहीं। तीसरा है हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं दोस्तों। कौन सा है? दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर, और 5वां हो गया जयपुर। कंसेप्ट के लिए 5 जिले आते हैं दोस्तों हमारे इस जयपुर संभाग में, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर। इसकी क्या खास विशेषता है आप नोट्स कीजिएगा। सबसे पहले जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर संभाग। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग, कंसेप्ट क्लियर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, क्योंकि झुंझुनू, जयपुर में साक्षरता सर्वाधिक है दोस्तों, सीकर वगैरह में, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। चौथी बात आपको पूछ ले दोस्तों, तो याद रखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति की प्रतिशतता वाला संभाग। ये 4-5 बातें आप जरूर नोट करें। अगली बात करूं दोस्तों तो अजमेर संभाग। अजमेर में 4 जिले आते हैं दोस्तों, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। ये 4 जिले आते हैं। अजमेर खुद, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा हो गए 4 जिले दोस्तों। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, जिला नहीं, मध्यवर्ती संभाग जो है वो अजमेर संभाग है साथियों, याद रह जाएगा, क्लियर। अगला संभाग जो है दोस्तों वो है हमारा कोटा संभाग। ध्यान से सुनना, कोटा संभाग सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है दोस्तों, ध्यान रखना। 12, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बूंदी और मारा झालावाड़, यह 4 जिले दोस्तों आते हैं कोटा संभाग में। इसमें दोस्तों आप 2-3 चीज याद रखें। कोटा संभाग में एक तो सर्वाधिक नदियां चलती है, जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियां चलती है, इसलिए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक मंदिरों वाला संभाग भी कहते हैं इसको। और दोस्तों कोटा संभाग जनसंख्या में सबसे कम है, यह थोड़ा ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग जो है वो कोटा संभाग ही है। समझ में आ गई बात आपको। अगला संभाग है दोस्तों उदयपुर संभाग। इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और राजसमंद और उदयपुर हो गए दोस्तों 6 जिले। यह मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था दोस्तों। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, यह 6 जिले हैं, इसमें ध्यान रखना 6 जिले। इसकी क्या खास विशेषता है साथियों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ऐसा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा, एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी संभाग में है साथियों। अंतिम संभाग है भरतपुर संभाग, जो सबसे बाद में बना दोस्तों, 4 जून 2005 को बना था। 4 जिले आते हैं दोस्तों इसमें, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैंने राजस्थान के 33 जिले लिख दिए हैं, इसलिए आप ध्यान रखना 4 जिले इस संभाग में आते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग जो है वो भरतपुर संभाग ही है, याद रहेगा। चलिए आगे अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आराम से पढ़िए साथियों, नोट्स बनाते रहिएगा और सीखते रहिए।
HPS एजुटेक चैनल के साथ में। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लाइव यूट्यूब पर आ सके साथियों। और थैंक यू।